जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप चारों वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड और लॉर्ड कर्जन। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चली थी। याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन सॉर और डी है लॉर्ड बेलेजली। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कुकी, खोंद, उरांव और नाइकदा। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा जनजाति विद्रोह किया था? तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं खोंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय घोषित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी और डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? 15, 20, ऑप्शन नंबर सी है 24 और डी है 36। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 24, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? रुद्रसेन प्रथम से, रुद्रसेन द्वितीय से, अग्निमित्र से और नागसेन से। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया था? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं रुद्रसेन द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसे साम्राज्य का दौरा किया था? गोपाल का पाल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी है विजय सेन का सेन साम्राज्य, सी है मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य और डी है दंती दुर्ग का राष्ट्रकूट साम्राज्य। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 9वीं शताब्दी के व्यापारी सुलेमान ने किसके साम्राज्य का दौरा किया था? तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मिहिर भोज का प्रतिहार साम्राज्य, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल। सेन सम्राट का संस्थापन कौन है? तो विजय सेन। और प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मिहिर भोज। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि कौन से चोल शासक ने पल्लव का तख्ता पलटकर पल्लव राज्य का अधिकार कर लिया था? विजयालय ने, राजराज प्रथम ने, परांतक प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं परांतक प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 9 प्रश्न है आपके सामने कि महमूद गवाह किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? गुजरात, कश्मीर, मैसूर और बहमनी। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महमूद गवाह किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
डी के साथ जा रहे हैं, बहमनी बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10 प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है बाजीराव, सी है माधव राय और डी है बालाजी विश्वनाथ। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाजीराव, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल ने, बीरबल ने, तानसेन ने और मानसी ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकबर द्वारा जो दीन इलाही शुरू किया गया था 1582 ईस्वी में, तो एकमात्र कौन थे जो कि दिल्ली के दरबार के थे, अकबर के दरबार के, और उन्होंने दीन इलाही स्वीकार किया था। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बीरबल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के, हजरत ख्वाजा के, नसरुद्दीन चिराग के और बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं शेख मुबारक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि टीन मिलता है पेशर निपेक्षों में, ऑप्शन नंबर बी है कि आंतरिक शैलों में, सी है अल्पशिली के आग्नेय शैलों में और डी है इन सब में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टीन किस में मिलता है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं प्रेशर निक्षेपों में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से है? मार्च और अप्रैल, जून और जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं नवंबर दिसंबर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अंडमान को निकोबार द्वीप से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गद्दी लोग निवासी है मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के और मेघालय के। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जितने भी प्रश्न ये कराया जाता है आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसा ही प्रश्न जीके जीएस का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जितने भी सेशन कराया जाता है एक भी सेशन मिस नहीं कीजिएगा और रेगुलर जुड़िएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, कलिमंजारो, एटना और अरावली। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल ही सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान में है और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी का नाम है वो गुरु शिखर है, जिसका हाइट कितना है? तो 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 19 नंबर कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अंश से अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 23 डिग्री अक्षांश के पास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और जुपिटर। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो ग्रह के लिए 2006 में न्यू परिभाषा दी गया था, तो उसमें किसको ग्रह के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, प्लूटो। पहले ग्रहों की संख्या कितना था? तो 9 था। तो 2006 में इसको प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? जेम्स जीन्स ने, ऑप्शन नंबर बी है अल्फावेन ने, ऑप्शन नंबर सी है एफ होयल ने और डी है ओ सिमड ने। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ओ सिमेड बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सा है? शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, बृहद हिमालय श्रेणी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता, समशिष्टवाद, समाजवाद और अंतःक्रियावाद। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं और बता रहे हैं सार्वभौमिकता, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में और राज्य पुनर्गठन आयोग में। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संसद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26 नंबर प्रश्न है कि डॉन किस देश का समाचार पत्र है? चीन का, यूएसए के, यूके का और पाकिस्तान के। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो ये पाकिस्तान का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्न में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक और 14 दिन तक। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 4 माह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने और ठक्कर आयोग ने। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना को सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी और बढ़ता निवेश। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ता निवेश। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं करता है? आयकर, व्यापार कर, आयात कर और उत्पाद कर। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है? तो आयकर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 31 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक,
बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। इसका ऑप्शन नंबर बी है अप्रैल 2001 में, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2002 में और ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल 2003 में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अप्रैल 2000 में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1972, 1973। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1972 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी बता रहे हैं, यानी मुंबई और नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 10 में ये 10 जो विश्व के टॉप 10 जो 10 शहर अधिक जनसंख्या वाले, उसमें से मुंबई और नई दिल्ली दोनों आते हैं। तो इस प्रश्न का सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? अमीनो यौगिक के कारण, एल्डिहाइड यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण और नाइट्रो यौगिक के कारण। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अमीनो यौगिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 36वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि 60 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगा? यहाँ पर पावर दिया गया है, पी का वैल्यू दिया गया है वो 60 वाट दिया गया है और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, तो प्रतिदिन 5 घंटे का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना दिन है, तो 30 दिन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना यूनिट यूज किया गया है। तो चूँकि देखिए 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट बराबर होता है और 1 किलोवाट घंटा कितने वाट के बराबर होता है, तो 100 वाट के बराबर होता है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 60 हो गया, पी गुने टी होता है यानी पावर गुने समय होता है। तो यहाँ पर पी का मान कितना दिया गया है, तो 60 वाट और गुने में यहाँ पर टाइम कितना है, तो 5 गुने 30, 5 घंटा यूज किया जा रहा है प्रतिदिन और 30 दिन तक। और यहाँ पर बाटा में 1000 हो गया, इसको हम किलोवाट घंटा में बदलने के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 ख़त्म हो गया ये, और ये हो गया 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 33 का 9, यानी यहाँ पर 9 यूनिट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश ऋजु रेखा में चलता है और ऑप्शन नंबर इसका डी है प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी प्रकाश निर्वात में नहीं गुजर सकती है, ये गलत है। प्रकाश निर्वात में भी गुजर सकती है, ध्वनि है जो कि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 38 नंबर कि मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? कैमरा के, टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के और पेरिस्कोप के। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कैमरा के, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न आपके सामने, निम्न उपकरणों में से किसे रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, मल्टीमीटर का, सेलोनोमीटर का और स्फिग्रोमैनोमीटर का। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्न में से किस उपकरणों का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं स्फिग्रोमैनोमीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि नायलॉन किससे बनाई जाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
नायलॉन किससे बनाई जाती है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, पॉलीएमाइड से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? एथनोलॉजी, एथनोग्राफी, एथोलॉजी और एथिक्स। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, एथनोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी महामारी का रूप नहीं लेती है? प्लेग, हैजा, बर्ड फ्लू और एनीमिया। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं, एनीमिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। यह महामारी का रूप नहीं धारण करती है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न के हृदय आघात का कारण क्या होता है? रक्त शर्करा, ऑप्शन नंबर इसका बी है, कोलेस्ट्रॉल, रक्त प्रोटीन और रक्त यूरिया। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो फ्यूज में प्रयुक्त करते हैं तार का, उसका विशेषता क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऊंचे प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? कोक, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 45वां प्रश्न का बी बता रहे हैं, हीरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि रबर को वल्कनीत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन और फास्फोरस। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रबर को वल्कनीत करने के लिए उसमें कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। निम्न में से कौन सा स्थान यहूदी, ईसाई तथा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है? जेरूशलम, बेथलेहम, लहासा और वेटिकन सिटी। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सा स्थान है जो कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का तीर्थ स्थल है? तो ये यरूशलेम है। जो भी कैंडिडेट ये के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। वार एंड पीस, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पुस्तक किसकी रचना है? महात्मा गांधी का, महात्मा तिलक का, लियो टॉल्स्टॉय का, सरोजिनी नायडू का। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वार एंड पीस किसका रचना है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया? 1975, 1985, 1995, 2005। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 1975, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1990, 91, 92, 93। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1992, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।